second chapter that we were doing in the last class, that is friction. So I think somebody has interrupted the class. So I am again presenting my screen. Is it visible to now? Yes, sir. Okay, that's it. कौन बार बार इंटरप्ट कर रहा है? At which topic we were left at? टॉपिक पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम. हेलो, गुड्समैन सुन पा रहे हो? कौन सुन पा रहे हैं सर? पहले आवाज कट गई थी थोड़ी। या कोई ना कोई बीच में अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी शुरू कर देता है, उससे सारी इंटरप्शन हो जाती है. अभी तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? नो सर, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर। देखा, किसी ना किसी ने बीच में कर दिया कुछ इंटरप्शन. रुको, भी मैं दोबारा प्रेजेंट करना शुरू करता हूँ. कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी शुरू नहीं करेगा क्लास में, उससे जो एक्चुअल स्लाइड्स हैं वो सारी मिस हो जाती हैं बीच में. नाउ बोर्ड्स में दिख रही है स्क्रीन? हेलो, यस सर, ऑन विजिबल है। दिख रही है? अभी आवाज भी आ रही है पूरी क्लियर? हाँ जी। ठीक है. तो वी वर एट वेज. हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कॉलिंग और सेल्फ लॉकिंग थ्रू क्या होते हैं. whenever there is an increase in the angle of repose as compared to the limiting angle of friction, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग सिचुएशन और ओवरहॉलिंग स्क्रूज. उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो नट है वो बोल्ट से अपने आप जो है नीचे वो स्लाइड करना शुरू कर देता है. Whereas in the case of the self locking screw, वहाँ पे क्या है कि लिमिटिंग एंगल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू द एंगल ऑफ रिपोज. उस पॉइंट पे क्या होता है कि हम जो हमारा स्क्रू और नट है वो अपने आप ही लॉक हो जाते हैं और उसको हम अनअसेंबल नहीं कर पाते. जैसे हम उसको असेंबल करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इन बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ नट एंड स्क्रू. उस स्टेज पे जो है हम उसको अनअसेंबल नहीं कर पाते हैं. तो जितनी भी टॉर्क हमें चाहिए होती है उसको लोअर करने के लिए लोड के, वो सारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है.
तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। इज इट क्लियर? अर्जुन क्लियर है? यस सर। ओके, आवाज Yes, तो sir. क्लियर आ रही है मेरी? यस तो क्लियर नेक्स्ट है इज सर। वेज। Yes, sir. तो नेक्स्ट इज वेज। वेज वेज क्या होता है? एक तरह का मैकेनिज्म है जिस तरह से हम स्क्रू जब हमारा होता है, हम लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं स्क्रू जब लेस लेस बाय यूजिंग लेस एफर्ट वी कैन लिफ्ट द हायर लोड। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ द वेज एक तरह का मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करते हैं, लोड को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तीन स्लाइडिंग पेयर्स होते हैं, आप देख सकते हैं ए बी एंड सी। ए बी इज रेस्ड अगेंस्ट द लोड डब्ल्यू, और आप देख सकते हैं बी जो है स्लाइडर है, ए जो है हमारा इंक्लाइंड सरफेस जो है जहाँ पे कर्सर है मेरा, तो वो क्या है, दैट इज जो कर्सर है मेरा, यू कैन सी द कर्सर है, जो ए है मेरा वो स्लाइडर है, और जो बी है मेरा, सॉरी वो स्लाइडर है, और ए मेरा वेज है, और सी जो है वो लिंक मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सी क्या है हमारा, सी इज द फ्रेम है। इसमें फोर्स एफ इज अप्लाइड टू ए, अगर हम कोई भी फोर्स ए पे अप्लाई करते हैं, और बी क्या है, स्लाइडर है, और बी को हम किसी लोड से उसकी तरफ लेके आ रहे हैं ए की तरफ, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे देखिए है ये डी हमारा, दिस इज द स्लाइडर है, ए इज द वेज जिसको हम स्टैंडिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, सी इज द फ्रेम है, और ये फिक्स किया हुआ हमने फ्रेम, और ये हमारा क्या है, स्टैंडिंग सरफेस है। जैसे हम लोड एक फोर्स लगाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, बी स्लाइडर को नीचे की तरफ लेके आएंगे, लोड लगाएंगे उसके ऊपर, स्लाइड बी क्या है, स्लाइडर है, तो जब हम नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं और उसको फोर्स लगा रहे हैं, ए स्टैंडिंग, ए जो हमारा स्टैंडिंग सरफेस है उसकी तरफ जब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो कहाँ लगेगा, और स्लाइडिंग सरफेस टू द स्लांटिंग सरफेस पे, जहाँ पे इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, इस तरफ वेट लग रहा है उसके ऑपोजिट क्या लगेगा, हमारा नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा। और क्यू जो है हमारा वो क्या है, एक वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि कहाँ एक्ट कर रही है, फ्रेम फ्रेम एक्ट कर रही है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से फ्रेम के ऊपर एक्ट कर रही है, और ऊपर से फोर्स आ रही है हमारी, लोड आ रहा है किसका, या वेट आ रहा है किसका, स्लाइडर का, और वो कहाँ वो हम उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्लांटिंग सरफेस की तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमारा ऊपर से लोड आएगा, वेट आएगा, और नीचे से हमारी जो अपोजिट फोर्स है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज क्यू लग रही है हमारी, उन दोनों से क्या होगा, हमारा एक ऑपोजिट डायरेक्शन क्रिएट होगा, जिससे हमारी ये एफ क्या लगेगी, हमारी एफ लगेगी हमारी अपोजिंग फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी जो है वो ऊपर लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बॉडी क्या आ जाएगी, ऊपर लिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, आज थोड़ी मुझे लगता है कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट इज, सभी को आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। Yes, sir. स्क्रीन भी दिख रही है? आप पिन करके रखिए, कोई ना कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है, आज कौन है ऐसा बंदा जिसको कुछ पता नहीं है, और वो बीच में इंटरप्ट कर रहा है, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी शुरू कर देता है। You should not present your screen, आप उसको पिन करके रखिए। सो नेक्स्ट आर द फ्रिक्शन इन जनरल बेरिंग और फ्रिक्शन सर्कल, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इन जनरल बेरिंग और फ्रिक्शन इन सर्कल बोलते हैं इसको। सर वेज ਤੇ ਹੀ स्लाइड रुकी हुई है, आगे आ गई आपको, आगे हुई आपको, ठीक है। यस। फ्रिक्शन इन जनरल बेरिंग और फ्रिक्शन इन, यू कैन से फ्रिक्शन सर्कल। तो आप देख सकते हैं फ्रिक्शन कैसे होती है सर्कल में या जनरल बेरिंग में कैसे होती है, आपको पता है शाफ्ट है और सेंट्रिकल शेप में होती है, और जो बेरिंग है वो क्या है, उसकी पेरिफेरी के राउंड क्या होता है, उसको हम सपोर्ट करने के लिए बेरिंग लगाते हैं। ठीक है, तो जो बेरिंग है और शाफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं टर्निंग पेयर, बिकॉज शाफ्ट इज रोटेटिंग इनसाइड द बेरिंग, बेरिंग के अंदर जो शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है अराउंड द एक्सिस। देखिए जब तो दोनों की एक्सिस जो है वो आपस में इंक्लाइंड हो रही है, दोनों कोइंसाइड कर रही है जब दोनों की एक्सिस, तो उस इस पॉइंट पे क्या है कि हमारी जो शाफ्ट है वो टच नहीं कर रही है बेरिंग को, और वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है, और
कोई भी वहाँ पे वेयर एंड टियर नहीं हो रहा। बट एज सून एज देयर इज सम ड्यू टू सम प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द शाफ्ट और ड्यू टू सम वेयर एंड टियर, और काफी समय के बाद क्या हो जाता है, कई बार जो शाफ्ट की एक्सिस है ड्यू टू द कंटिन्यूअस एनकाउंटरिंग ऑफ लोड ऑन टू द शाफ्ट, शाफ्ट क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली पावर ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम ड्राइविंग टू ड्रिवन एंड। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो शाफ्ट की एक्सिस है वो स्लाइटली बैंड हो जाती है इस तरह से। जब स्लाइटली बैंड होती है तो उससे क्या होता है कि जो उसकी एक्सिस है जो पहले 180 डिग्री पे थी उसमें कुछ एंगल की डेविएशन आ जाती है, और उसके कारण क्या होता है, जो उसकी आउटर पेरिफेरी है दैट विल टच टू द इनर पेरिफेरी ऑफ द बेरिंग, उसमें टच करना स्टार्ट कर जाती है। उससे क्या होता है कि दोनों अगर दोनों की सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आ रही है, अब देखिए अगर सरफेस ये जो है हमारा बेरिंग है और यहाँ भी शाफ्ट है और ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, जब शाफ्ट रोटेट कर रही है तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो शाफ्ट अगर टच कर रही है बेरिंग पर, वो रोटेट भी कर रही है तो उसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट भी अगर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपस में उनकी रबिंग हो रही है और रबिंग होने के कारण वहाँ पे हीट जनरेशन हो रही है, और हीट जनरेशन किसके कारण हो रही है, बिकॉज देयर इज ए वेरी मच फ्रिक्शन इज बीइंग इंड्यूस्ड इन द सरफेस ऑफ बेरिंग एंड द शाफ्ट। शाफ्ट और बेरिंग के बीच में जो सरफेस है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, जो शाफ्ट की सरफेस है और बेरिंग की सरफेस है उन दोनों में वियर एंड टियर भी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज आपस में दोनों की सरफेस है वो स्ट्राइक करेंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों की वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है जनरल बेरिंग है, और हमारा जनरल बेरिंग है, लाइक हम इसको सिंपल बेरिंग जनरल बेरिंग में लिया है, और बीच में शाफ्ट है, इन दोनों के पेयर को हम क्या कहेंगे, टर्निंग भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे टर्निंग मूवमेंट जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, फिक्स्ड आउटर एलिमेंट ऑफ ए टर्निंग पेयर इज कॉल्ड ए बेरिंग एंड दैट पोर्शन ऑफ इनर एलिमेंट दैट फिट्स इन द बेरिंग इज कॉल्ड ए टर्नर। कि जो हमारा बाहर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं बेरिंग बोलते हैं, और जो अंदर वाला पोर्शन है जहाँ पे हमने शाफ्ट को सपोर्ट करना है, जो हमारा बेरिंग है अंदर वाला उसका पोर्शन, उसको हम बोलते हैं जर्नल है। तो जो जर्नल है उसका डायमीटर जो है थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द बेरिंग, इसलिए कम होता है ताकि उसकी जो हमारा जो फ्री मूवमेंट ना हो पाए जनरल की विद इन द बेरिंग। एक पहले बाहर हमने जनरल लगाया हुआ है, अंदर हमारे बाहर हमने बेरिंग लगाया हुआ है, अंदर हमारा जनरल है, और उस जनरल के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट द शाफ्ट। तो उस शाफ्ट को सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट करेगा, बेरिंग और जनरल। लेकिन दोनों तीनों की जो एक्सिस है वो क्या रहनी चाहिए, कौन साइड रहनी चाहिए, तीनों की जो एक्सिस है 180 डिग्री पे रहनी चाहिए। As soon as there is some deviation in the axis, one side of the axis of the shaft bearing or and the journal, so there is some deviation of the axis। उस एक्सिस में डेविएशन होने के कारण क्या होगा कि डेविएशन के कारण क्या होगा, तो आपस में जो है जर्नल और बेरिंग है और या फिर हमारा जो शाफ्ट है वो आपस में टच करने शुरू कर जाएंगे, और जब वो टच करने शुरू होंगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन की जनरेट हो जाएगी, और फ्रिक्शन के कारण हो सकता है उसमें शाफ्ट में और बेरिंग दोनों में डिफॉर्मेशन आएगी। तो हमने उसकी वैल्यू निकालनी है कि वहाँ पे अगर दोनों में टच होना जब स्टार्ट होता है, दोनों जब टच होते हैं और जिनकी एक्सिस में कुछ डेविएशन आती है, उस सिचुएशन में जो है हमारी कितनी फ्रिक्शन आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये बनाया हुआ है, हमने ये इसको फोर्सेस हमने कैलकुलेट किए हैं कि कहाँ कहाँ से फोर्सेस लग रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लुब्रिकेशन दिखाया हुआ है, देयर इज सम लुब्रिकेशन इन बिटवीन द बेरिंग एंड द जर्नल। तो बेरिंग जर्नल में भी लुब्रिकेशन है, और बेरिंग और जो हमारा जर्नल होगा और हमारी शाफ्ट होगी उसमें भी क्या होगा, देयर विल बी सम लुब्रिकेशन। तो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से लोड लगेगा, क्योंकि पावर जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है शाफ्ट के ऊपर, तो वहाँ पर उसकी हो सकती है कि उसमें उसकी डेविएशन का कारण यही है कि उसमें एक्सियल लोड लग रहा है, अराउंड द एक्सिस लोड उसमें लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है, डब्ल्यू इज एक्सियल लोड। तो यहाँ पे हमारी क्या लग रही है, दिस इज द आर, आर हमारी क्या, आर एन क्या है, हमारी नॉर्मल डायरेक्शन। सो यू कैन सी आर एन क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये इसमें हमारी जो शाफ्ट है इसमें हमारी क्या आ रही है, ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रही है, क्या आ रही है, ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रही है शाफ्ट में। ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण क्या होगा कि ये सर्कुलर मोशन में आ रही है हमारी, और हमारा क्या लग रहा है, हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये टॉर्क में के कारण ये सर्कुलर मोशन में जो शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है। तो जब ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी इसका मतलब क्या है, जो इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है वो भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अगर ये क्लॉकवाइज में लग रही है हमारी अप्लाइंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स, और हमारी फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो मेरा बेरिंग है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग रही है एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। ठीक है, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू आर एन।
तो ये हम नीचे राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं, जो कि मेरी आर एन है नॉर्मल डायरेक्शन, एफ है मेरी फ्रिक्शनल फोर्स और आर है मेरी रिजल्टेंट। आपको पता है जो रिजल्टेंट और आर एन के बीच में एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो जो यहाँ पे भी बी फिगर में भी मैंने डिनोट किया है फाई से। तो दिस इज फाई। तो आप कर्सर को देख सकते हैं मेरे, ये क्या है, दिस इज फाई है, फाई इज द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द फाई, दिस इज आर एन, तो आर एन इज अ नॉर्मल डायरेक्शन है। तो ये फाई जो है ये किसके बीच में एंगल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज इन बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द नॉर्मल डायरेक्शन। और एफ क्या है, मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज proportional to the Rn, and or it is equal to F is equal to mu Rn, where mu is the coefficient of friction between the journal and the tip. So this angle is phi. ठीक है। So next is, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो हमने बीच में जो मैंने नोटेशंस ली हैं यहाँ पे, जैसे मैंने फिगर में पीछे बताई है, तो ये नोटेशंस क्या है आपको पता ही है। फाई इज द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ F and Rn, that is R, and Rn mu is the coefficient of friction between the journal and bearing, whereas T is the frictional torque in Newton meter, R is the radius of the shaft in meter। तो हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है कि हम जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम जीरो मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स को जीरो मान रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रिजल्टेंट फोर्स को जीरो मान रहे हैं, इसका मतलब सारे फोर्सेस के आपस में बैलेंस हो रही है। अगर डब्ल्यू ऊपर से लग रहा है और आर नीचे से लग रही है, इसका मतलब क्या है, वेट और जो नॉर्मल डायरेक्शन है दे आर इन इक्विलिब्रियम, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो दोनों को आपस में बैलेंस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी नेट रिजल्टेंट होगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो हम पिछले राइट एंगल ट्रायंगल में जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है, इस पॉइंट को मैंने बी लिया हुआ है, दिस इज फाई, दिस इज आर एन आर। तो जहाँ पे हम जब जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। आर जो है हमारा डब्ल्यू के इक्वल, आपको पता ही है कि जो हमारा वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, हमारी रिजल्टेंट बैलेंस कर रहा है। जब और टॉर्क को क्या निकालते हैं हम, शाफ्ट की टॉर्क कैसे निकालते हैं, रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेट के साथ। जितना उसमें वेट लग रहा है या लोड लग रहा है उसके एक्सिस के ऊपर, आप देख सकते हैं लास्ट स्लाइड में, जितना हमारा लोड लग रहा है, जितना हमारा लोड लग रहा है, ये हमारा बाहर वाला क्या है, दिस इज बेरिंग है। ये जो ब्लू सर्कल आप देख रहे हैं ये कौन सा सर्कल है, ये हमारा जर्नल का सर्कल है। और हमारा जो पिंक सर्कल आप देख रहे हैं अंदर, इसके ऊपर फ्रिक्शन सर्कल लिखा हुआ है, ये हमारी शाफ्ट है। तो तीन इसमें कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज द बेरिंग, सेकंड इज जर्नल, थर्ड इज द शाफ्ट। तो बेरिंग और जर्नल के बीच में भी हमने लुब्रिकेशन प्रोवाइड की है, और जर्नल और शाफ्ट के बीच में हमने लुब्रिकेशन प्रोवाइड की है। तो जो हमारा एक्सियल लोड लग रहा है दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू, और ओसी क्या है हमारा, ओसी इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का वो रेडियस है। तो ओसी जो है आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रायंगल बनाई गई है, ये फिगर इस तरह से बनाई गई है कि जो ओसी है इट इज इक्वल टू एफ म्यू आर एन। तो ये जो है हमारा नीचे एफ म्यू आर एन है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर एन है, और ओसी दोनों क्या है, ऑपोजिट राइट एंगल ऑपोजिट ट्रायंगल है। तो ये जो ओसी है दिस लेंथ इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू म्यू आर एन। तीन, तो ओसी हमारा क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो हमारी टर्निंग मूवमेंट या फिर टॉर्क क्या आएगी, E will be equal to axial load into OC, because OC is the radius of the shaft and W is the axial load which is acting vertically downward onto the shaft, जिसके कारण उसमें क्या आ रही है, ट्विस्टिंग मोमेंट आ रही है। और उस ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण उनकी जो एक्सिस है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से वो डेविएट हो रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी शाफ्ट है वो उसके कांटेक्ट में आ रही है जर्नल के, और जर्नल कांटेक्ट में आ रहा है बेरिंग के, जिसके कारण क्या हो रही है, उनमें वेयर एंड टेयर हो रही है, दैट रिजल्ट्स इनटू द फ्रिक्शन। देन T is equal to W into OC, OC की वैल्यू पुट कर सकते हैं OB into sin फाई। इस तरह से OB into sin फाई आप देख सकते हैं। ये जो O है दिस इज द, आप राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं, O B और C, B पॉइंट है जहाँ पे ये जो सर्कल है हमारा, B हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारी ट्रायंगल्स मिल रही हैं दोनों, इस तरह से जहाँ पे क्रॉस हो रहा है। O इज द सेंटर ऑफ द जर्नल एंड द शाफ्ट, B और C क्या है, वो रेडियस के लास्ट वाला पॉइंट है, जो सर्कल के लास्ट पॉइंट है, तो टेंजेंशियल पॉइंट आ रहा है। तो OC रेडियस है, CB क्या हो गया उसका, वो उसका परपेंडिकुलर हो गया, और OB क्या होगा, उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। और जहाँ पे हमने अगर साइन का फॉर्मूला लगाना है तो वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जहाँ पे है OC, और CB हमारा बेस है, और OB हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगर एंगल जो है हमारा इस तरफ फाई आ रहा है,
उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारी ओ सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पे भी एंगल हमारा क्या आएगा, फाई आएगा। तो इसलिए हम ओसी को लिख सकते हैं, ओसी क्या बनेगी हमारी ओबी इंटू साइन फाई। क्यों ओबी इंटू साइन फाई बनेगा, बिकॉज ओसी इज द परपेंडिकुलर, ओबी इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन फाई। ओसी बाय ओबी विल बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन फाई आएगा। तो इसलिए ओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओबी उस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ओसी की वैल्यू आ जाएगी ओबी इंटू साइन फाई। तो मैंने ओसी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ओबी इंटू साइन फाई। ओबी इंटू साइन फाई जब मैंने पुट किया तो ओबी की वैल्यू भी कितनी है, आर है। ओबी क्या है, आर। आर क्या है, हमने लिया है दैट इज द रेडियस ऑफ द जर्नल। तो जर्नल का रेडियस लिया है आर। तो हमें पता है कि लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा कि हम इस तरह के सिचुएशन को रखते हैं कि जैसे ही हमारी टच करनी स्टार्ट होती है, तो हमारा शाफ्ट टच करनी स्टार्ट करती है जर्नल से, उसी टाइम पे हम उसको क्या करते हैं, उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं, या फिर हम नई शाफ्ट वहां पे लगा देते हैं। क्योंकि अगर वियर टेप जरा सी भी हुई तो वहां पे क्या हो सकता है, देयर इज वेरी मच फ्रिक्शन की इसके कारण हमारा जो शाफ्ट है और हमारा बेडिंग है दोनों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी फ्रिक्शन होनी स्टार्ट होती है तो हम उसको रिपेयर करके उसको ठीक तरह से सैम्पल कर देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि जो हमारी जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए जहाँ पे भी आगे भी हम आर्टिकल्स करेंगे, जहाँ पे भी हमारा एंगल बहुत स्मॉल होगा तो वी कैन इजीली रिप्लेस साइन विद द टैन। सिंस, तो आप देख सकते हैं साइड में मैंने लिखा हुआ है सिंस फाई इज वेरी वेरी स्मॉल देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग sin फाई इज इक्वल टू tan फाई। जब भी जहां पे भी एंगल फाई स्मॉल होता है, कोई भी एंगल स्मॉल होता है, तो हम sin फाई, sin ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू tan ऑफ दैट एंगल। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, लाइक एंगल 2 डिग्री है, sin का 2 डिग्री उतनी ही वैल्यू आएगी अप्रॉक्सिमेटली, और tan के 2 डिग्री की भी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली उतनी ही आएगी। तो इसलिए मैंने sin फाई को रिप्लेस कर दिया जहां पे tan फाई से। तो ये बन गया t इज इक्वल टू w इंटू आर इंटू tan फाई। tan फाई की वैल्यू आपको पता ही है म्यू होती है, जैसे हमने लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने निकाली थी, तो क्या होती है, म्यू होती है। तो मैंने tan फाई की वैल्यू यहाँ म्यू पुट कर दी, तो ये बन गया म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि हमारी जो शाफ्ट है वो w रेडियंस पर सेकंड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो पावर कितनी वेस्ट हो जाएगी, पावर वेस्ट होगी टर्निंग मूवमेंट इनटू द दैट एंगुलर स्पीड एट व्हिच द शाफ्ट इज रोटेटिंग। So T is so power will be equal to turning moment into the angular velocity at which the shaft is rotating. So it becomes equal to T into 2 pi n by 60। आपको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, जब एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, 2 pi by 60 into the linear speed। linear speed क्या होती है, n, उनको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट। आरपीएम में हम इसको कैलकुलेट करते हैं लीनियर स्पीड को, नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी लग रही है पर मिनट, एक मिनट में शाफ्ट कितनी रोटेशंस कर रही है वो उसकी लीनियर स्पीड होती है। ठीक है, और एंगुलर स्पीड हम कैसे निकालते हैं, रेडियंस पर सेकंड, मतलब एंगल से, दैट इज 2 पाई, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 60 इनटू n। तो हमारे पास टॉर्क कितनी आ गई, T इज इक्वल टू म्यू इनटू W इनटू R। Next we have some kinds of collar and pivots which are being used in the mechanical industry, जो यूज होते हैं इंडस्ट्री में फ्रिक्शन, और उनमें कैसे कैसे फ्रिक्शन लगती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिवट्स और कॉलर। तो पिवट क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एक एंड पे, जहाँ जब एक एंड जो है शाफ्ट का वो उसको हमने सपोर्ट दी हुई है और दूसरा एंड जो है उसका वो फ्री है, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पिवट। तो आप देख सकते हैं जो ए फिगर है जैसे फ्लैट पिवट और कॉनिकल पिवट, और सी है ट्रंकेटेड पिवट। तो इसमें क्या है, हमने क्या किया हुआ है, इनकी शेप के अकॉर्डिंग इसको हमने नाम दिए हैं। फ्लैट पिवट का मतलब क्या है कि हमारी जो शाफ्ट है वो बिल्कुल फ्लैट है और उसको हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फ्लैट पिवट है। पिवट का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हमने शाफ्ट को एक एंड से अगर हमने उसको असेंबल किया हुआ है, एक एंड से अगर हमने उसको हिंज करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड ए पिवट। तो बेरिंग नहीं होता, वो बेरिंग जो होता है वो पूरा का पूरा उसको शाफ्ट को कवर करके रखता है इस तरह से। लेकिन जो पिवट है, पिवट में हम क्या करते हैं, जैसे हमने फुटस्टेप बेरिंग हमने पढ़ी है, फुटस्टेप बेरिंग का एग्जांपल आपने पढ़ी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, उसमें पढ़ी होगी फुटस्टेप बेरिंग। तो उस पॉइंट में क्या है कि वहां पे हम फुटस्टेप बेरिंग को पिवट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये शाफ्ट रोटेट करती है, तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, लाइक हमने वर्टिकल पोजीशन में अगर हमने शाफ्ट लगानी है कि लाइक मेरे ग्राउंड लेवल से लेके मैंने छत तक, मतलब रूफ तक मैंने क्या करनी है, शाफ्ट को ऐसे लगाना है, और मैंने ग्राउंड लेवल से टॉप तक मैंने क्या करनी है, शाफ्ट को ट्रांसफर करना है। तो उस पॉइंट पे हम बेरिंग लगा सकते हैं, क्योंकि बेरिंग जो है वो हम हमेशा बॉल के साथ या फिर रूफ के साथ लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटर में अगर हमारी शाफ्ट आ रही है और हम ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक अगर शाफ्ट को लेके जाना चाह रहे हैं, पावर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं हमारे
तो ड्राइविंग एंड है वो ग्राउंड लेवल पे और ड्रिवन एंड जो हमारा वो रूफ पे है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जो ग्राउंड लेवल पे क्या रखेंगे, पिवट रखेंगे, और पिवट से क्या होगा, उसको कुशनिंग भी मिलेगी शाफ्ट को, और उसको क्या मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी। ऐसी जो बेरिंग है, ऐसा जो बेरिंग है उसको हम बोलते हैं पिवट बोलते हैं, जिसमें हम एक एंड को शाफ्ट के वो सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ साइड में, द बेरिंग सरफेस प्लेस एट द एंड ऑफ द शाफ्ट टू टेक द एक्सियल थ्रस्ट नोन एज पिवट। पिवट जो है ये क्या उसके फ्लैट फ्रंट के हो सकते हैं, तो इसकी शेप पे डिपेंड करता है वो फ्लैट है अंदर से या फिर कोनिकल है अंदर से। शाफ्ट जो है वो इस तरह से आ रही है, जहाँ पे कुछ एंगल से पावर ट्रांसफर करनी है तो कोनिकल पिवट लगाया जाएगा, और अगर कुछ ट्रेपेजॉइडल या फिर रेक्टेंगुलर शेप है तो वहाँ पे हम ट्रांसलेटर पिवट यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉलर क्या होता है, हमने देखा होगा अक्सर जो कई बार किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो नेक पे कॉलर लगता है। तो कॉलर कहाँ लगाया जाता है, सेंटर में लगाया जाता है। किसी भी शाफ्ट के कॉलर कहाँ लगाया जाता है, सेंटर में लगाया जाता है। वहाँ पे भी हमने क्या है, अगर आप शाफ्ट वो जो पावर ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो वहाँ पे अगर आपने उसको सपोर्ट देनी है तो सेंटर में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं उस बेरिंग को हम बोलेंगे कॉलर बेरिंग और सिंपली कॉलर। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेरा डी फिगर है, यहाँ पे सिंगल फ्लैट कॉलर है, और ई जो है जिसकी मल्टीपल फ्लैट कॉलर। तो ई डी जो है सिंगल फ्लैट कॉलर, जहाँ पे मैंने क्या है सेंटर में एक ही जगह पर उसको सपोर्ट किया है। लेकिन इन द केस ऑफ द मल्टीपल फ्लैट कॉलर मैंने काफी एंड्स पे शाफ्ट को सपोर्ट किया है। मल्टीपल फ्लैट कॉलर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपने अगर 50 मीटर पॉइंट पे हमने पावर ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, लेकिन जो शाफ्ट मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ स्टैंडर्ड साइज की अवेलेबल होती है मार्केट में। जो शाफ्ट है लाइक 8 मीटर है, 10 मीटर है, 12 मीटर है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, आपको अगर 50 मीटर में पावर ट्रांसफर करनी है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7 या 6 शाफ्ट जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो 7-6 शाफ्ट जब आप यूज कर रहे हैं तो यू कैन नॉट वेल्ड योर शाफ्ट। आप आपस को शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कपलिंग यूज करते हैं या फिर बेरिंग यूज करते हैं, यू कैन नॉट वेल्ड द शाफ्ट। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब आपने शाफ्ट की जो स्टैंडर्ड लेंथ में लेवल जब उसको आप असेंबल कर रहे हैं, आप कपल कर रहे हैं शाफ्ट को, वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स पे, अगर आप 50 मीटर के डिस्टेंस पे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर आप पावर ट्रांसफर कर रहे हैं 60 मीटर पे 50 मीटर पे, तो वहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली 7 शाफ्ट होगी। उन 7 शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड मल्टीपल कॉलर्स एट द मल्टीपल पॉइंट्स। तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल फ्लैट कॉलर, उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्लैट कॉलर। ठीक है, तो कॉलर में हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्लैट सिर्फ सरफेस ही यूज करते हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, तो हम इसको सिंगल कॉलर भी बोलते हैं, और अगर हम सेवरल पॉइंट्स पर अगर हमने शाफ्ट को सपोर्ट किया है, अगर सेवरल शाफ्ट है हमारी, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कॉलर। ठीक है, तो मॉडर्न प्रैक्टिस में सिर्फ हम बॉल और रोलर बेरिंग भी यूज करते हैं, जहाँ पे हमने पावर ट्रांसफर करनी होती है, और मोस्टली ये यूज होते हैं जहाँ पे हमने जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट होती है शिप्स में पावर ट्रांसफर करने के लिए, वहाँ पे हम कॉलर्स को ज़्यादा यूज किया जाता है शिप्स के केस में। नेक्स्ट आ गया फ्रिक्शन क्लचेस। आपने नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रिक्शन क्लचेस है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो यू ऑलवेज हैव टू प्रेस योर क्लच टू चेंज द गियर। क्या होता है, जो अगर आप गियर को चेंज कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि आप जो है वन शाफ्ट से अदर शाफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्लच का क्या रीजन, क्लच का क्या फंक्शन होता है उस पॉइंट पे। देखिए क्लच क्या करता है कि जब आप क्लच प्रेस नहीं कर रहे हैं और आपकी जो बाइक है वो क्या हो रही है, आपकी जो शाफ्ट्स हैं वो ड्राइविंग और ड्रिवन एंड की जो शाफ्ट्स हैं वो आपस में क्या हो रही है, एंगेज हुई है। क्या हुई है, एंगेज हुई है। होल्ड, क्लियरली सुन रहे हैं? यस सर। तो ठीक है, तो जब यस सर। जो हमारी शाफ्ट है, जब हम पावर ट्रांसफर हो रही है, जब हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं या हमारी कार में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो ड्राइविंग एंड वाली शाफ्ट है और ड्रिवन एंड वाली शाफ्ट है वो क्या है, आपस में इस तरह से एंगेज हुई है। तो जब आप इसको क्लच प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिसएंगेज हो जाती है। और क्लच प्रेस करके जैसे आपने गियर चेंज किया, तो जिस गियर में आपने उसको ट्रांसफर करनी है पावर, तो आप क्या करते हैं, ड्राइविंग एंड को उस गियर की शाफ्ट के साथ एंगेज कर देते हैं। तो क्लच क्या करता है, बेसिकली एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग का काम करता है। तो जब भी आपने गियर चेंज करना है तो यू ऑलवेज प्रेस द क्लच, और जब आप क्लच प्रेस कर रहे हैं तो यू आर डिसएंगेजिंग द शाफ्ट। तो उस पॉइंट पर शाफ्ट को क्या कर रहे हैं, डिसएंगेज कर रहे हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ द, जब आपने क्लच को रिलीज कर दिया, आपने क्लच को छोड़ दिया, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपस में शाफ्ट एंगेज हुई है और दोनों क्या कर रही है, पावर को ट्रांसमिट कर रही है। मतलब ड्राइविंग एंड से पावर वो ले रहा है और ड्रिवन एंड पे जा रही है। तो
ड्राइविंग एंड से पावर जो आ रही है वो ड्रिवन एंड पे जा रही है। और देखो अगर बाइक पे चेन लगी होती है तो वो चेन क्या है, एक पावर ट्रांसमिशन का मीडियम है। तो ड्राइविंग एंड से पावर दे रहा है और ड्रिवन एंड पे पिछले वाले व्हील पे जो पावर है वो जा रही है विद द हेल्प ऑफ द चेन ट्रांसमिशन। तो चेन कहाँ लगी होती है, दो स्प्रॉकेट्स लगी होती है। स्प्रॉकेट्स क्या होती है, प्रॉफिट होती है जिसके ऊपर चेन को रोल करते हैं। जैसे बाईसाइकिल में एक आगे प्रॉफिट होती है और एक पिछले वाले व्हील के अंदर प्रॉफिट लगी होती है। जिसके ऊपर चेन हम रोल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। दो प्रॉफिट होती है बाइक में भी और बाईसाइकिल में भी। तो वहां पे क्या है, जैसे ही आपने क्लच प्रेस किया उस पॉइंट पे क्या होगा, जो शाफ्ट है वो डिसंगेज हो जाएंगे। और जैसे ही आपने उसको गियर को चेंज करके उसको रिलीज करके क्लच को रिलीज किया और छोड़ा उसको, तो वो लेफ्ट दूसरी शाफ्ट के साथ जाके एंगेज हो जाएगा। मतलब क्लच का काम है उसको डिसंगेजिंग और एंगेजिंग करने का। कई बार आपने देखा होगा, कई बार अचानक क्या हो जाता है अक्सर कि एब्रप्टली क्या हो जाता है कई बार कि आप क्लच प्रेस किए बिना कई बार गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो तब आपको कुछ आवाज़ सी आती है, फ्रिक्शनल आवाज़ आती है। तो वो क्या है, नॉइजी जो आती है, वो आवाज़ आती है। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि जब आप बिना शाफ्ट को डिसएंगेज किए, यू वांट टू शिफ्ट द ड्राइविंग शाफ्ट टू द अनदर गियर, उसको आप क्या करते हैं, शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, ना तो पहले वाला जो गियर है उसकी शाफ्ट के साथ जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो डिसएंगेज हो पाई है और ना ही अगले के साथ असेंबल हो पाई है। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी आवाज़ आती है। आपको अक्सर मैकेनिक्स बोलते हैं कि अगर आप ऐसे ही बाइक चलाएंगे तो आपकी उसका क्लच है वो खराब हो जाएगी। तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो शाफ्ट है वो एंगेज और डिसएंगेज प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। यू आर नॉट प्रेसिंग योर क्लच रेगुलरली एट द एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन क्लच। तो ये भी सारा जो पॉसिबल हो रहा है, आप बाइक को चला रहे हैं तो ये भी सारा किसकी वजह से हो रहा है, क्लचेस की वजह से। और क्लचेस में क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है। और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी पावर है वो ट्रांसमिट हो रही है। जहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन टू अस। ये बेनिफिशियल एग्जाम्पल है हमारे लिए फ्रिक्शन की, कि तभी हम जो गियर है वो चेंज कर पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होती वहाँ पे तो यू कैन नॉट चेंज योर गियर। ठीक है, तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट सरफेस शुड वेलफेयर फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे पिक अप एंड होल्ड द रोड रीजनेबली लो प्रेशर में द कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे अब मैंने आपको बताया है कि जैसे ही वो हम क्लच को प्रेस करते हैं तो एक क्या होता है, पीछे चली जाती है फ्रिक्शन फोर्स, जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो पीछे चली जाती है और उसमें डिसएंगेजमेंट हो जाती है। और डिसएंगेजमेंट होने के बाद जैसे ही आप उसको नई शाफ्ट के साथ असेंबल करके क्लच को रिलीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो ड्रिवन शाफ्ट से पावर है वो ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। दोनों की आपस में क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है दोनों। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन क्लचेज हैं वो हमारे लिए इस कुछ पॉइंट्स है उसके कारण भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के लिए। इसमें कौन कौन से टाइप होती है, डिस्क और प्लेट क्लच होता है, कोन क्लच होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। हम पढ़ेंगे पहले सिंगल प्लेट क्लच की होंगे। तो सिंगल प्लेट क्लच में आप देख सकते हैं, फिगर मैंने आपको बताई है। ये फ्रिक्शनल सरफेस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक मेरा पिक्टोरियल व्यू है और एक मेरा सेक्शनल व्यू है, जिसको आप टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। और दूसरा मेरा क्या है, सेक्शनल व्यू है। फ्रिक्शनल मटेरियल जो है वो बेसिकली फेराडो मटेरियल का बना हुआ होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ठीक है, इससे क्या है, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है। और अगर कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी हीट अगर ज़्यादा जनरेट हो रही है तो उस पॉइंट पे भी क्या है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम किसी सॉफ्ट मटेरियल का किसी और मटेरियल का यूज़ करेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल तो हो सकता है, अगर ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो मेल्ट भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिसएंगेजमेंट और एंगेजमेंट कैसे हो रही है। जैसे ही उसमें जो है आप क्लच प्रेस कर रहे हैं तो उसमें डिसएंगेजमेंट हो रही है, जैसे क्लच को रिलीज कर रहे हैं तो वहाँ पे एंगेजमेंट हो रही है, पावर ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। दिस एंड योर सेकंड चैप्टर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क नाउ। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म हो गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क।